हल्कू ने आकर अपनी स्त्री मिन्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मिन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की हाड़ रात कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पे रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना पूस की हाड़ रात कैसे कटेगी? मगर सहना नहीं मानेगा, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। इस बला से जाड़ों मरना भला, कम से कम सिर से बला तो टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए अपनी पत्नी मिन्नी के समीप आ पहुंचा और खुशामद करते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मिन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कमल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती में बाज आए। मैं रुपए नहीं दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मिन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही मिन्नी का तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और बोली, तुम छोड़ दो अब की बार से खेती। मजूरी में से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलती है, किसी की धौंस तो ना सहनी पड़ेगी। अच्छी खेती मजूरी करके लाओ, वह झोंक दो ले जाकर, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल के देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कमल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आ गए? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम से। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाया और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यह राण पचुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ जाए तो गर्मी घबरा के भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़ का गुज़र हो जाए, तकदीर की बखूबी है। मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ तो क्या जाता, जरा मन बहल जाता। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती आंखों से देखा। फिर हल्कू ने जबरा से कहा, आज और जाड़ खा ले, कल से मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ न लगेगी। जबरा ने अपने दोनों अगले पंजे हल्कू के घुटनियों पर रख दिए।
और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। सीलम पीकर हल्कू फिर से लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की बार सो जाएगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट लेता, पर जाड़ किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी भी भिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकारते हुए बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। उसी ठंडी हाड़ में दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ जाता तो तुरंत ही फिर से दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितना रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़ी। ऊपर जाए तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से रात ऊपर है। हल्कू के खेत के कुछ दूरी पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बागों में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बिटोरूं, उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बिटोरते हुए देखा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जा सकता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बिटोरते तापते हैं। थोड़ी गर्माहट हो जाए तो फिर जाकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को उछलता हुआ चला जाता। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आई। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे वह निचोड़ने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बिटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते, नंगे पांव गले जाते और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देने वाला था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे की विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होती मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरे पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौके के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था।
हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं न लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझी? नहीं इतनी ठंडी क्यों खाते? जबरा ने पूँछ हिलाया। हल्कू ने फिर कहा, अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चू तो मैं दवा न कराऊंगा। जबरू ने उस अग्नि राशि को कातर नज़रों से देखा। फिर हल्कू ने कहा, मिन्नी से कल कह मत देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछलकर अलाव के इस पार से उस पार निकल गया। पैरों में लपटें लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमता हुआ खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह सही नहीं है, ऊपर से कूद कर जाओ। और वह फिर से उछलता हुआ आग के इस पार से उस पार हो गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर से आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर से चादर ओढ़ ली और राख के सामने बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेती थी। जबरा जोर से भूंका और खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, शायद नील गायों का। उनके दौड़ने कूदने भागने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा उन्हें नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। हल्कू ने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो, लिहो, लिहो। जबरा भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा की ऐसी ठंडा चुभोने वाली बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर से बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपने गले को फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मठता ने उसे रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारी खेत चौपट हो गई। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डाढ़ पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चीत लेटा हुआ है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देखते रह गए थे।
मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंता होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ऐसी ठंडी में कम से कम सोना तो नहीं पड़ेगा।